ओके डियर फ्रेंड्स, तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा कि किस तरह से जो चारवाक था उसने अपनी एक फिलॉसफी दी, चारवाक फिलॉसफी दी, जिसमें से उसने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरा आगमन कुतः। तो उसने ये कहा कि जो हमारा ये जीवन है, भौतिकवादी जो अभी का जीवन है, यही महत्वपूर्ण है। अगर हमारा ये जीवन खत्म हो जाए, भस्मीभूत हो जाए ये शरीर हमारा, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए उसने कहा कि इसी जीवन को अच्छे से जियो। तो उसने अपनी एक चारवाक फिलॉसफी दी उसने। तो इस प्रकार से चारवाक, इसके बाद हमने कुछ चीज़ें और देखी कि जैसे जो भी न्याय दर्शन है, तो गौतम ने न्याय दर्शन दिया। सांख्य दर्शन को हमने देखा, जिसमें से उसने कहा कि सारी चीज़ें कार्य कारण के सिद्धांत पे काम करती हैं, और जो ये सांख्य दर्शन है वो बहुत प्राचीन दर्शन है, और गौतम बुद्ध ने भी अलार कलाम से इसकी शिक्षा ली। ये सारा कुछ हमने अभी के इसके पहले देखा। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, और ये है घटना चक्र पॉइंटर एंशियंट हिस्ट्री। तो चलिए इसके आगे हम शुरू करते हैं आज की बात। तो देखिए, मीमांसा के प्रणेता कौन है? मीमांसा के जो प्रणेता हैं ये हैं कौन? जैमिनी। तो जैमिनी मीमांसा के प्रणेता हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। तो यहाँ पर मीमांसा किसने प्रतिपादित किया, या मीमांसा का प्रणेता कौन है? जैमिनी है, और ये कर्म के सिद्धांत पे बात करता है। सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत हैं, ये है मीमांसा का। इसका मतलब ये है कि जो मीमांसा है वो वेद पर आधारित है। अब देखिए, एक्चुअली यहाँ पर ये षड दर्शन की बात की गई है, षड दर्शन। तो षड दर्शन का मतलब ये है कि 6 दर्शन हैं और उनके अलग अलग प्रणेता हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सारे वो 6 जो षड दर्शन है उनको बताता हूँ। देखिए, पहला जैसे अपना सांख्य दर्शन है, जो कि सबसे प्राचीन दर्शन है, और इसके प्रणेता कौन है फ्रेंड्स? कपिल। इसके बाद है दूसरा योग। तो योग के प्रणेता कौन है? पतंजलि। इन्होंने योग के सिद्धांत दिए थे, अष्टांग योग दिया था, कल हमने बताया था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 अंग योग के इन्होंने दिए थे, और इसके पहले वाले वीडियो में ये हमने काफी डिस्कस किया था। इसके बाद तीसरा जो है यहाँ पर है न्याय। तो न्याय जो है इसके प्रणेता कौन है? गौतम। तो इस प्रकार से न्याय के प्रणेता गौतम। फिर वैशेषिक, एक षड दर्शन में एक दर्शन है अपना, कौन सा? वैशेषिक। तो वैशेषिक के जो प्रणेता हैं वो कौन है? कणाद। ठीक है, कणाद, इनका नाम आपने सुना होगा। जिस प्रकार से हम ये जानते हैं कि जो अणु है ना, तो अणु को के सिद्धांतों के बारे में इसने दिया था कि जो सारा पदार्थ है पृथ्वी का, सब कुछ बना है किससे? सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे हमने बाद में परमाणु नाम दिया था। इसके बाद एक यहाँ पर मीमांसा। ठीक है, मीमांसा को जो हम अभी देख रहे थे, तो इसके प्रणेता कौन है? जैमिनी है, हमने देखा। इसके बाद षड दर्शन में ही एक है वेदांत। ठीक है, वेदांत। तो वेदांत के प्रणेता कौन है? बादरायण। बादरायण। तो इस प्रकार से ये षड दर्शन है, और ये षड दर्शनों के अलग अलग प्रणेता हैं जो किसी भी एग्जाम में फ्रेंड्स पूछे जा सकते हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूं तुरंत से। सांख्य दर्शन कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी, वेदांत के बादरायण। अब आगे शुरू करते हैं। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह एक जो भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। तो देखिए, इसमें से हमने अभी जो ऊपर षड दर्शन पढ़े उनमें हमने लोकायत और कापालिक नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा? लोकायत और कापालिक नहीं पढ़ा। तो ये षड दर्शन का भाग नहीं है। बाकी देखिए, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, और यहाँ पर सांख्य और योग, ये सारे षड दर्शन के भाग हैं। अद्वैत दर्शन का संस्थापक कौन है? अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य केरल में पैदा हुए थे, और इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अर्थात इन्होंने कहा कि मतलब कि अद्वैत की बात की। तो अद्वैत दर्शन शंकराचार्य से संबंधित है। ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान से। तो अद्वैत का जो सिद्धांत है वो ज्ञान मार्गी है। कहता है कि अज्ञानता ही जो है वो हमें मतलब कि निकृष्ट बना देती है, और जो ज्ञान है वो ज्ञान ही हमें सर्वोत्तता की ओर मतलब
ले जाता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर अद्वैत वेदांत है वो ज्ञान मार्ग का अनुपालन करता है। शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंधित नहीं है कौन? अभिनव गुप्त। अब देखिए इनमें से शंकराचार्य, रामानुज और माधव ये कहीं ना कहीं वेदांत के सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभिनव गुप्त जो हैं ये तंत्र विद्या से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो इन्होंने तंत्र विद्या पे काफ़ी काम किया और बाकी जो यहाँ पर हैं उन्होंने वेदांत पे काम किया। अब यहाँ पर देखिए हमें मिलान करना है, तो विक्रम संवत या संवत्सर ये कितने हैं? देखिए 58 ईसा पूर्व, मतलब कि विक्रमी संवत जो चला था वो 58 ईसा पूर्व में चला था, या फिर कह दें कि 57 में, कहीं आपको 57 मिलेगा, कहीं पे आपको 58 मिलेगा, इस प्रकार से। शक संवत चला था कि 78, मतलब कि 78 ईसा में चला था ये, ठीक है। और ये आप जानते हैं कि कुषाण शासक जो कनिष्क था उसकी जो राजगद्दी का बैठने का टाइम था वही ये शक संवत कहलाता है। गुप्त संवत, तो देखिए जब गुप्त काल है, कल हमने चर्चा की थी अच्छे से कि जो श्रीगुप्त था, हालांकि वो जो श्रीगुप्त था वो काफ़ी पहले बैठा था, 275 ईसा के लगभग बैठा था वो गद्दी पे, लेकिन जो चंद्रगुप्त प्रथम है वो बैठा था 319 में। तो 319 से 20 के बीच का टाइम माना जाता है कि ये गुप्त संवत का है। तो ये है 320 ईसा, इससे माना जाता है गुप्त काल शुरू हुआ। कलिश संवत ये शुरू होता है फ्रेंड्स 3102 ईसा पूर्व, ठीक है, ये इस समय शुरू होता है। सत्य कथन यहाँ पर देखिए इस प्रकार से है कि विक्रम संवत जो है वो 58 ईसा, मतलब कि 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। शक संवत जो है वो 78 ईसा से आरंभ होता है, और गुप्त वाला जो काल है, गुप्त काल 319 ईसा से या फिर 320 से शुरू होता है। इसके बाद एक चीज इसमें और कथन है कि भारत में मुसलमान शासक का युग जो है वो सन 1192 से आता है। अब यहाँ पर देखिए हम आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि मोहम्मद बिन कासिम ने लगभग 712 ईसा में देखिए यहाँ पर आक्रमण किया था, और जो सिंध का काफ़ी अपना भाग है उसको उसने जीत लिया था, लेकिन यहाँ पर वो शासन उसने नहीं स्थापित किया था। और वो क्या किया था कि मतलब आया यहाँ पर वो मतलब कुछ भाग को जीता और कुछ लूटपाट की, इसके बाद चला गया। हालांकि इसके बाद महमूद गजनबी भी भारत में आया, उसने यहाँ पर बहुत मतलब कि आक्रमण किए, लेकिन उसको भी यहाँ का शासक नहीं माना गया। इसके बाद आपको बताएं कि ये देखिए यहाँ पर 1191 और 92 की अगर आपको हम बात बताना चाहें तो 1191 में क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी और राणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। इसमें राणा प्रताप ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, ठीक है। लेकिन दोबारा क्या हुआ कि पुनः जब युद्ध हुआ 1192 में, तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी जीत गया था। तो मोहम्मद गौरी जब तराइन का दूसरा युद्ध जीत गया तब उसने यहाँ पर अपने स्थायी रूप से शासन करने का मूड उसने स्थापित कर लिया, बना लिया। हालांकि देखिए यहाँ पर ये प्रश्न के हिसाब से हम कुछ मार्क करेंगे चीज़ों को, तो एक आपको ये भी मैं बात बताना चाहूँगा कि अगर हम पूरी तरह से बात करें कि इसका जो कब से इस्टेब्लिश हुआ, तो 1206 ईसा में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईसा में चूंकि हुई, तो कभी कभी अगर ऑप्शन में ये आए तो आप इसको भी यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। और अगर ये आए कि सबसे पहले मतलब यहाँ पर आक्रमण कब हुआ, तो वो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण 712 के लगभग किया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो रहे वैसे आप इसको मार्क कर सकते हैं। पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत से दिनांकित किया जाए तो क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि जैसे देखिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि विक्रम संवत, तो विक्रम संवत का जो टाइम है वो 58 ईसा पूर्व में है, ठीक है। इसके बाद आप जब आएंगे यहाँ पर तो आपको ईसा आएगी, मतलब पहली आएगी ईसा। फिर आप जब यहाँ पर 78 ईसा में आ जाते हैं तब यहाँ पर शक संवत शुरू होता है, ठीक है, शक संवत। अब यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है इसमें दिया है पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख जो है वो शक संवत कितने में? शक संवत 465 में है, ठीक, शक संवत 465 में। अब यदि इसको हम ईसा में बदलना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा?
58 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये ईसा बन जाएगा। इसके बाद अगर हम इसको विक्रम में बदलना चाहें तब हमें क्या करना पड़ेगा, +58 हमें फिर से करना पड़ेगा। तो +58 या फिर +57 करना पड़ेगा। तो तब इसमें अगर ये हम कैलकुलेशन कर देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो शक संवत है, ये शक संवत किस में बदल जाएगा, विक्रम संवत में बदल जाएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से जब हम इसको पूरा कैलकुलेट कर देंगे तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, 600। अगर इसमें 57 जोड़ेंगे तो 600 आएगा, अगर यहाँ पर 58 जोड़ देंगे तो मतलब 601 आएगा। तो अगर यहाँ पर बादामी पुलकेशिन द्वितीय का जो बादामी का शिलालेख है, इसमें अगर दिनांक जो है वो 465 अंकित है शक का, तो अगर इसको हम बदलना चाहें किसमें, विक्रम संवत में, तो हमें कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा पूरा कि 601 मिल जाएगा। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जैसे अभी मान लीजिए कि ये जो टाइम अपना चल रहा है, ईसा वाला चल रहा है टाइम 220 मतलब कि 2020 2021, अगर इसको हम इनके हिसाब से भी कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो अगर शक के हिसाब से कन्वर्ट करना चाहेंगे तो +78 कर देंगे। अगर इसको हम बैक में मतलब विक्रम से कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमें -58 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आज के टाइम का ही भी आप शक संवत और विक्रमी संवत में आज का जो ईसा है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत देखिए 556 है, शक संवत में दिया है। तो इसके तुल्य अगर हम क्या मतलब निकालना चाहें, इसका तुल्य वर्ष निकालना चाहें तब क्या निकलेगा, तब देखिए इसमें से हमें फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ऐड कर देना पड़ेगा 58, तो हमें ये ईसा निकल आएगा। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था, तो देखिए पुराणों के अनुसार जो चंद्रवंशीय शासक थे इनका मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। मौखरी शासक की राजधानी कौन थी, मौखरी जो शासक थे इनकी राजधानी कन्नौज थी। कन्नौज काफी महत्वपूर्ण हो गया था गुप्तोत्तर काल में और मुख्यतः हर्ष के समय में। हरिसेन, कल्हण एवं कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के विषय में सूचना मिलती है वो है कल्हण। तो कल्हण ने राजतरंगिणी जो लिखा उसमें से इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी हमें मिलती है। किसके बारे में, हर्ष के बारे में। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है किसने, बाणभट्ट ने। हर्ष के साम्राज्य की देखिए राजधानी कौन थी, कन्नौज थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर में मतलब थानेसर से स्थानांतरित कहाँ पे कर ली थी, कन्नौज में। तो हर्ष की जो राजधानी थी एक प्रकार से वो कन्नौज थी। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो वो आयोजन कहाँ कहाँ पे किए गए थे, वो कन्नौज और प्रयाग में। तो इसने काफ़ी बड़े बड़े आयोजन किए थे, जिसमें से एक कन्नौज में और दूसरा मतलब कि प्रयागराज में, दोनों जगह ये किए जाते थे। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वो कहाँ है, प्रयाग में। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आक्रमण या फिर दक्षिणवर्ती, जब वो हर्ष जाने लगा था दक्षिण की ओर, तो उसे किसने रोका था, उसने रोका था फ्रेंड्स पुलकेशिन द्वितीय ने। अब देखिए जो पुलकेशिन द्वितीय है ये ऊपर की ओर मतलब अपना विस्तार करना चाह रहा था, और जो हर्ष है ये दक्षिण की ओर विस्तार करना चाह रहा था। तो इन दोनों का जो मिलान बिंदु है वो नर्मदा नदी के तट पर है, और इस नर्मदा नदी के तट पर इन दोनों के बीच युद्ध हो जाता है, जिससे कि मतलब कि इसमें हर्ष हार जाता है और पुलकेशिन जो है वो जीत जाता है। तो फिर वो हर्ष दक्षिण की ओर अपना विस्तार नहीं कर पाता है। हर्षवर्धन को पराजित किया था किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने। कवि बाण निवासी था, देखिए जो बाण है ये बाण या बाणभट्ट ये कहाँ का निवासी था, ये फ्रेंड्स था निवासी औरंगाबाद का। और ये औरंगाबाद जो है ये एक्चुअली वर्तमान बिहार में है। तो ये औरंगाबाद बिहार में स्थित है, और इसकी और छोटी जगह जो है वो पृथ्वीकूटा है। तो पृथ्वीकूटा गांव का नाम है, औरंगाबाद उसका बड़ा स्थान है। इसके बाद में अगर स्टेट की बात करें तो ये बिहार में। कवि बाणभट्ट वहाँ का निवासी था। ह्वेनसांग भारत आया था कब, हर्षवर्धन के काल में। तो हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग
आया था और ये चाइना से यात्रा करते हुए भारत में आया था। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चांग मतलब कि ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में सही कथन क्या है? सही कथन ये इस प्रकार से हैं कि जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, वहाँ पर देखिए क्या था कि अग्नि, जल और विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना, और इसके साथ साथ में मतलब इसी के माध्यम से निर्दोषिता का भी वो पता किया जाता था कि हाँ निर्दोष व्यक्ति है या नहीं है। व्यापारियों को नौघाटों और नौकों का शुल्क देना पड़ता था। और एक चीज़ उसने वर्णन ये भी किया है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत लूट भी होती थी। एक बार ह्वेनसांग को भी कुछ लुटेरों ने क्या किया था कि लूट लिया था। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन कहाँ पे होता था, जिसका उसने उल्लेख किया है वो है मथुरा। तो मथुरा में सूती वस्त्रों का उत्पादन उस समय काफ़ी अच्छी मात्रा में होता था। कौशेय शब्द का प्रयोग ह्वेनसांग ने किस मतलब कंटेक्स्ट में किया है, तो वो किया है रेशम। तो रेशम के लिए, चूंकि रेशम की साड़ियाँ बनारस में उस समय बनती थी और सूत का कपड़ा मथुरा में बनता था, तो इन चीज़ों को निर्देशित करने के लिए उन्होंने अलग अलग टर्मिनोलॉजी जो यूज किए हैं, तो उसमें से कौशेय शब्द उसने यूज किया है किसके लिए? रेशम के लिए। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय। तो देखिए वो 1.5 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय पे उसने अध्ययन किया था, जिसमें उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया था, और इसके साथ साथ में जो बौद्ध से संबंधित कुछ चीज़ें थी उसको भी उसने स्टडी यहाँ पर किया था, किसमें? नालंदा पे, और ये बिहार में है। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद किया जाता है, क्यों? सीयूकी की रचना के कारण। तो देखिए जो भी भारत का वृत्तांत था उसने सीयूकी नामक पुस्तक में लिखा था। सीयूकी नामक जो पुस्तक है, इससे आज भी मतलब इतिहास की काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिली हैं। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वो था कौन? ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग दक्षिण भारत में भी गया था जिस समय पल्लों का शासक वहाँ पर मतलब शासन था, तो वहाँ की यात्रा भी इसने की थी। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था 671 से 672 पे। तो देखिए ये जो इत्सिंग था, इत्सिंग ह्वेनसांग के बाद में आया था। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं इंतु नाम से, मतलब कि भारत को वो क्या कहते थे? इंतु। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का जो कारण है वो क्या है? अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को एक बख्तियार खिलजी नामक एक आक्रमणकारी व्यक्ति था, उसने इस नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था? आग लगा दिया था, विध्वंस कर दिया था। तो उससे जो वहाँ की सामग्री थी, लिखित सामग्री थी, वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी। भारत में सबसे प्राचीन बिहार नालंदा बिहार काफ़ी प्राचीन बिहार है, और नालंदा कहाँ पे है? ये बिहार में स्थित है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कन्नौज था। देखिए गुप्त काल में जो उज्जैन था वो काफ़ी अच्छा व्यापारिक केंद्र था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि व्यापार से वो मतलब कि कमज़ोर होने लगा। तो और यहाँ पर देखिए हर्ष जो था वो उत्तर भारत का काफ़ी बड़ा शासक हो गया था, तो उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। तो कन्नौज ही व्यापारिक केंद्र के रूप में उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गया था। यहाँ पर कथन और कारण दिए हुए हैं। देखिए कथन में है सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी, और कारण यहाँ पर दिया है इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। तो यहाँ पर देखिए कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि सामंतवाद का ही जो मूल कारण है, यह सामंतवाद की वजह से ही गुप्त काल का नाश हो गया। और सामंतवाद से क्या हुआ कि जो भी कृषक समुदाय है उसके मतलब स्ट्रक्चर को इसने एक प्रकार से निर्धारित कर दिया, और यहाँ पर काफ़ी बड़े शोषक वर्ग का भी एक प्रकार से उत्थान हो गया। तो ये जो सामंतवादी जो व्यवस्था थी ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक थी उस समय इस साम्राज्य के लिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तथ्य हैं। तो सामंती व्यवस्था जब होगी तब देखिए क्या क्या चीज़ें होंगी। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय होगा, और सामंत
तथा उनके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो सामंत होते थे वो जो भी नीचे कृषि करने वाले होते थे उनको एक प्रकार से दास की तरह ट्रीट करते थे, और जब वो दास की तरह ट्रीट करते थे तो उनसे बेरोजगारी कराना, उनसे जबरदस्ती काम कराना, बहुत सारी चीजों में फिर लोगों को समस्याएं वहां पर होने लगी थी। तो इस प्रकार से सामंतवाद बहुत ही बुरा रहा समाज के लिए। सत्य कथन इस प्रकार से हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला। अब यहाँ पर देखिए ये वाला कथन यहाँ पर एकदम सही है कि जो ये ह्वेनसांग था ये हर्षवर्धन के समय में आया था और ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। एक बात और यहाँ पर है कि ये बौद्ध धर्म के जो भी कलेक्शंस थे उन्हीं को लाने के लिए ये यहाँ पर आया था मुख्यतः। 8वीं शताब्दी के अंत में शंकराचार्य के बारे में सही कथन इस प्रकार से हैं। शंकराचार्य के बारे में, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धामों की स्थापना की। तो देखिए अगर हम इनकी बात करें तो 4 धाम इन्होंने बनाए थे, जैसे कि श्रृंगेरी में बनाया, मतलब कर्नाटक में पीठ बनाई, श्रृंगेरी पीठ कहते हैं इसको। इसके बाद द्वारका में बनाया, एक गुजरात में, पूरी उड़ीसा में एक इन्होंने पीठ बनाई, और इसके साथ इन्होंने एक ज्योतिर्मठ यानी कि जोशी मठ उत्तराखंड में बनाया। तो इस प्रकार से इन्होंने उनको बनाया था और इन्होंने वेदांत का प्रसार किया था, और ये बौद्ध और जैन धर्म को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड किया उस समय। तो ये शंकराचार्य का अपनी एक ये पॉलिसी थी। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था इनका जन्म। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ, देखिए अब 4 मठ कौन से? वही जोशी मठ है ना, जोशी मठ या फिर इसको ज्योतिर्मठ भी कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में है। द्वारका मठ, द्वारका मठ कहाँ पे है? द्वारका मतलब कि पुरी, नहीं तो ये पुरी अलग है। देखिए द्वारका जो है ये गुजरात में है, पुरी वाला जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो पुरी वाला उड़ीसा में है, श्रृंगेरी वाला जो मठ है ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये है कर्नाटक में। तो इस प्रकार से इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। यहाँ पर देखिए मिलान करना है हमें, तो रवि कीर्ति जो है ये किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन से, हरिसेन समुद्रगुप्त से संबंधित है, और दंडी जो है वो नरसिंह वर्मन से यहाँ पर संबंधित है। पुनः देखिए यहाँ पर दरबारी कवि और राजाओं का उल्लेख मतलब मिलान करना है, तो अमीर खुसरो किसके समय का था? अलाउद्दीन खिलजी। कालिदास ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय या फिर विक्रमादित्य के समय के थे। हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त के समय थे, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति भी लिखी थी। बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के समय के हैं, और इन्होंने बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा था जिसमें हर्ष के बारे में काफ़ी इन्होंने उल्लेख किया है। पुनः देखिए हमें सुमेलित करना है, तो जो भोज राजा है ये किससे? धार से संबंधित है। दुर्गावती किससे संबंधित है? गोंडवाना से संबंधित है। और समुद्रगुप्त एक प्रांतीय शासक के रूप में संबंधित है, किससे? विदिशा से। और अशोक यहाँ पर प्रांतीय शासक के रूप में देखें तो ये उज्जैन से संबंधित है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने अभी पढ़ा गुप्त और गुप्तोत्तर काल। अब इसके बाद अपना जो अगला टॉपिक रहेगा तो हम पढ़ेंगे अब प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो स्थापत्य में हम देखेंगे कि किस प्रकार से मंदिरों का निर्माण का काल कैसे शुरू हुआ, कब बने मंदिर, कैसे बने, उनकी क्या पृष्ठभूमि रही। तो ये सारा जो भी हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप ये वाला वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और विश्वास रखिए अगर आप ये सारा कंटेंट आप ऑब्जर्व कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही सहूलियत होगी फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।